हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा सीबीएसई का क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं वन बाय वन इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पर, द प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेट टारगेट्स फॉर द अपकमिंग मंथ्स एंड आउटलाइन स्ट्रेटजीज टू अचीव दैम. At the same time, they assign specific roles and responsibilities to their team members. They motivate them to meet the deadline by celebrating their achievements and taking their feedback. Thus, various functions are simultaneously performed by all managers all the time. Name the characteristics of management discussed above. ऊपर एक केस दिया है जहाँ पर एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो टारगेट भी सेट करता है कमिंग मंथ के लिए, स्ट्रेटेजीज भी बनाता है, रोल्स भी असाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिसाइड करता है, डेडलाइंस को मीट भी करवाता है, मोटिवेट करता है, सेलिब्रेशंस भी करता है अचीवमेंट्स के लिए और फीडबैक भी लेता है। मतलब जितने भी काम होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, फीडबैक, मोटिवेशन, वो सारे काम वो एक साथ करता है। तो इसको हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में मैनेजमेंट की ले सकते हैं? तो इसको हम ले सकते हैं मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में। सॉरी, इसका आंसर है डी, इसका आंसर है बी, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है, सॉरी इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर कि जो मैनेजर है वो प्लानिंग भी करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्टिंग भी करता है, वो सारे काम एक सेम टाइम पर कर रहा है, वन बाय वन नहीं करता है कि पहले एक काम किया फिर दूसरा किया, सब कुछ एक साथ ही चल रहा है। तो इस वजह से मैनेजर क्या है, फंक्शंस को कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करता है। तो सेकंड क्वेश्चन है हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन which emphasizes obedience to organizational rules and employment agreement. मीन्स वो क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं हमें वो मानने हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का जो अभी एग्रीमेंट था उसको फॉलो करना है। ठीक है, वो कहता है कि कहाँ से आया है, ये आया है एक्सपीरियंस से और कलेक्टिव विजडम से। किसके विजडम से? मैनेजर्स की विजडम से आया है। ठीक है, तो वो कहता है कि जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल है, जो इसका नेचर है प्रिंसिपल का, मैनेजमेंट का, वो रिफ्लेक्ट किस स्टेटमेंट से होता है? नीचे दिए हुए स्टेटमेंट से। तो इसका जो आंसर आएगा वो है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली एप्लीकेबल में उसने हमें बताया कि ये हर जगह एप्लीकेबल है, बट ये आया कहाँ से, ऐसे हमें ये नहीं बताया है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि हम इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट कहाँ से आया नहीं बताया है। मेनली बिहेवियरल मतलब उसने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया है, बट कहाँ से आया है ये नहीं बताया है। ठीक है, तो ये सारा इसमें आपको दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजंस दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ठीक है, असर्शन दिया है, मैस्लो नीड hierarchy theory of motivation is widely recognized and appreciated or criticized. इसका रीजन दिया है कि इवन दो मैस्लो थ्योरी focuses on need as a basic of motivation that helps to develop understanding about the motivation phenomenon, his proposition as caution on the classification and hierarchy. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि देखो, बात तो सही है कि जो मैस्लो ने हायरार्की की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया है वो रिकॉग्नाइज्ड तो है, बट वहां पर कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज्ड किया गया है। क्या क्रिटिसाइज्ड किया गया है? तो उसने रीजन दिया कि क्यों क्रिटिसाइज्ड किया है। वो कहता है कि जो मैस्लो की थ्योरी है वो फोकस करती है नीड्स पर एज अ बेसिक ऑफ मोटिवेशन, और हेल्प भी करती है टू डेवलप करने में हमें अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मोटिवेशन फिनोमिना। बट वो कहता है कि उसने किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया, किस तरीके से हायरार्की बनाई है इसने, उसको ये क्वेश्चन मार्क उस पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाता है? आंसर नंबर डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, ओके, इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ओके, कलर चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी जो इस पे अच्छे से दिख जाए। इसकी सारी ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है जो मैंने आपको बता दी है। तो आगे बढ़ते हैं हम कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, वैल्यूज आर बेसिक ट्रूथ ऑफ और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन वेरियस सिचुएशंस। उसने क्या कहा हमसे कि वो क्या कह रहा है कि जो वैल्यूज हैं वो बेसिक ट्रूथ है और गाइडलाइंस है किसी भी बिहेवियर के लिए, जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद में बनाई जाती हैं। ये तो गड़बड़ हो गई है। ओके, ओके, रेज कर देती हूँ।
और हम अपना पिंक कलर येलो ही रखते हैं, जो पहले था काफ़ी अच्छा था वो, है ना, उसमें दिख भी रहा था हमें। ठीक है, ओके, ये हमें दिख रहा है। तो वो कहता है कि जो वैल्यूज हैं वो क्या है, बेसिक ट्रूथ है और गाइडलाइंस है किसी भी बिहेवियर के लिए, जो काफ़ी रिसर्च के बाद में वर्क सिचुएशन में बनाई जाती हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट वो क्या कहता है, while practicing principle of management, values can't be neglected as business organizations have to fulfill social and ethical responsibilities towards society। वो देखो, पहली बात तो सही है कि ठीक है, बर्थ सिचुएशन पर रिसर्च के बाद में बनाई जा सकती है। क्या ये बात सही है कि हमने उसको रिसर्च के बाद में बनाया है? नहीं बनाया, ये बात गलत। जो वैल्यूज है वो बेसिक ट्रुथ है कि आपको फॉलो अप करनी है, वो कोई रिसर्च के बाद में, वर्क सिचुएशन के बाद में नहीं बनती है, वो पहले से ही रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ रिसर्च करूंगी मैं तब वैल्यूज बनाऊंगी, वो पहले से ही है। वो कहता है कि वाई प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम वैल्यूज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल और एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जो भी सोसाइटी की तरफ उसकी है उसको फुलफिल करे। ये बात तो सही है, बट ये जो बात है वो उसकी गलत हो जाती है। इसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये सारा वही आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो वैल्यूज और बिलीफ्स हैं, मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी बिहेवियर को गाइड करते हैं, वो फॉर्म नहीं किए जा सकते आफ्टर रिसर्च इन वेस्ट सिचुएशंस। द डेफिनेशन एक्चुअली फिट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट वैल्यूज। ठीक है, कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बना सकते हैं बट हम वैल्यूज को डेवलप नहीं कर सकते। ये बात ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ओके, आंसर मनुप्रिया इज वर्किंग एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ EDT लिमिटेड एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 8 lakh per annum and is also offers shares of the company at a price which is lower than the market price. The method being used to calculate the compensation to provide her is, देखो वो कहता है कि कोई मनुप्रिया नाम की एक लड़की है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वर्क करती है किसी EDT लिमिटेड में, और उसकी जो एनुअल सैलरी है वो 8 लाख रुपए है पर एनम, और उसको कुछ शेयर्स भी ऑफर किए जाते हैं कंपनी के सेट प्राइस पर जो कि मार्केट प्राइस से कम होते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि जो मेथड हमने यूज किया है कंपेंसेशन का कैलकुलेट करने का वो क्या है। द मेथड बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द कंपेंसेशन प्रोवाइडेड टू हर इज, क्या है कि टाइम वेस्ट प्लस इंसेंटिव्स, कि हमारा जो टाइम वेस्ट तो हमने दिया है उसको, जो 8 लाख पर एनम दे रहे हैं, प्लस में हमने उसको कुछ इंसेंटिव्स भी तो दिए। ठीक है, शेयर्स के। तो ये क्या हो गया आपका आंसर नंबर सी, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये सारा एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच इंक्लूड्स डिसाइडिंग अबाउट फीचर्स क्वालिटीज। देखो क्या क्या कहा उसने, फीचर्स, क्वालिटीज एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, विच इज ऑफर टू मार्केट फॉर सेल, कि ये सारे जो एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के वो किस चीज में आते हैं? प्रमोशन में आते हैं? नहीं आते। प्लेस में आते हैं? नहीं आते। प्राइस में आते हैं? नहीं आते। बट प्रोडक्ट में आते हैं। प्रोडक्ट का फीचर, उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, उसकी ब्रांडिंग, या फिर कोई भी चीज जो वैल्यू करती है उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर नंबर सी हो जाता है। ये सारा आपको दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो यहाँ से। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज आर और द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरमेंट। ओके, कि कौन कौन से इसमें से कंपोनेंट सोशल एनवायरमेंट का पार्ट है, विच इज और आर द कंपोनेंट्स है सोशल एनवायरमेंट के। ओके, सोशल एनवायरमेंट सबको पता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 2% लीडिंग टू अ हायर टोटल कॉस्ट फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। वो क्या कहता है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो गया 2% से, जिसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट है बिजनेस एंटरप्राइज की वो इंक्रीज हो गए। सोसाइटी की कहीं पे बात हुई? नहीं हुई है। फिर है वेरियस स्पेशलिटी हेल्थ फूड एंड ग्रोसरी शॉप्स हैज ओपन इन एरिया वेयर फिटनेस एंड हेल्थ एंथुआस्टिक लाइफ। ये वो कहता है जो फिटनेस और हेल्थ के पर्सन हैं, मतलब जो एंथुआस्टिक हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमने बहुत सारी हेल्थ फूड्स की और ग्रोसरी की शॉप्स खोली है, तो सोसाइटी के लिए है। बात तो सही है, मतलब ये हो जाएगा। फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इन इंडिया हैज इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट 20 ईयर्स ड्यू टू एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सोसाइटी की बात है, सोसाइटी के लोगों की बात है। और कंपनी इन इट्स ह्यूमन रिसोर्स manual disclosure zero tolerance policy for racial discrimination and discriminatory practices against employee with a disability। मतलब
हम किसी भी तरीके की भेदभाव स्वीकार नहीं करेंगे, एक ऐसी पॉलिसी कंपनी में लाई गई। तो ये कंपनी के लोगों के लिए ही थी, सोसाइटी के लिए थी, तो हो जाएगी एड ऑन। फिर आता है द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एडवर्टीजमेंट्स दैट प्रमोट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर बैंड बाय लॉ। ये तो बात लॉ की होगी, सोसाइटी की तो नहीं हुई, तो ये तो कानूनी बात हो गई, कानूनी भाषा हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट है नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। भाई कंट्रोलिंग में नो करेक्टिव एक्शन तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो हो गया रॉन्ग। फिर है डेविएशन शुड बी एनालाइज्ड फॉर देयर कॉज। ओके ठीक है, हम एनालाइज करते हैं डेविएशन को, ये हो सकता है हमारा। आगे बढ़ते हैं, बट पहले मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली आफ्टर द टास्क इज कंप्लीट। ऐसे तो कंपनी लुट-पुट जाएगी, है ना, कि सारे टास्क हो गए तब हम कंट्रोल करना, बीच बीच में देखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, अदरवाइज एंटर। हर एक एक्टिविटी पर नहीं देख सकते, बस हर एक स्टेप के बाद देख सकते हैं। लाइक हमने एक लिस्ट बनाई हुई है कि ठीक है इसके बाद हम ये चेकआउट कर लेंगे, बट हर एक एक्टिविटी के बाद देखेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड, हमारे जो एम्प्लॉयज है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, ना तो ऐसा है कि हम बिल्कुल लास्ट में देखें, ना बिल्कुल ऐसा है कि हम हर एक स्टेप के बाद में चेकआउट करते रहेंगे, हर एक एक्टिविटी के बाद चेकआउट करते रहेंगे। ये भी मतलब नहीं होता। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जो भी डेविएशन है हम उसको एनालाइज करें फॉर देयर कॉज। तो आंसर नंबर इज बी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो कहता है कि अगर ऑप्शन देखो गलत क्यों थे, व्हेन डेविएशन गो बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स करेक्टिव एक्शन इज नेसेसरी। उसने कहा एक्शन से मत लो। वो कहता है परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर टास्क, नॉट ओनली आफ्टर कंप्लीशन। कंट्रोलिंग फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, नॉट चेकिंग एवरी एक्टिविटी। ठीक है, ओके, कार्टून वाली इमेज आ गई है, स्माइली बॉल्स, हंस के दिखा दो एक बार। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, सॉरी, ओके इरेज कर देते हैं हम इसको इरेजर से। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ओके, फर्स्ट है उसने बोला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डिपिक्टेड अबव। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कैन यू रेफर मी। यस यस। ठीक है, उसने ये क्वेश्चन था, उसने ये जवाब दे दिया। अब देखते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड पीपल टू अप्लाई फॉर वेकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट में लीड टू डिस्ट्रैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। बिल्कुल, जब न्यू हायरिंग होती है तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो पर्सन नया आता है पहली बात तो वो हाइक पे आता है, और दूसरी बात होता है कि कहीं ना कहीं जब वो हाइक पे आता है तो उसकी कमांड आती है। ठीक है, एक इनसिक्योरिटी होती है लोगों में कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये बात भी ठीक है। सच एम्प्लॉयज आर नॉट लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉय एज देयर बैकग्राउंड इज नॉट सफिशिएंटली नोन। नहीं भाई, ये गलत बात है कि अगर मुझे पता चला कि कहीं पर वैकेंसी है तो मैं वहां जाऊंगी ना, अब वो मुझे सिर्फ ये रीजन दे कि भाई हमें आपका बैकग्राउंड नहीं पता इसलिए हम आपको नहीं रख सकते, बट मेरे पास स्किल है, तो ये बात तो गलत है कि गुड एम्प्लॉयज नहीं होते। ठीक है, मैनेजमेंट हैज अ वाइडर चॉइस व्हाइल सिलेक्टिंग पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। बात सही है, तो आंसर नंबर इज सी, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, ना कि सही वाले स्टेटमेंट बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द करंट सीक्वेंस। ये मैं नहीं कराऊंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओ, चेकआउट नहीं करना है, ठीक है, आंसर स्लाइड में से आपको खुद से करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी। का मीनिंग क्या है? ओके, डिपॉजिटरी होल्ड्स एंड ट्रांसफर सिक्योरिटी इन डीमेट फॉर्म। नहीं भाई, डिपॉजिटरी सर्व एज इंटरमीडियरीज एंड बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट। ये तो ब्रोकर का काम होता है ना। डिपॉजिटरी लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। ये बात सही है। डिपॉजिटरी बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम अ कंपनी एंड सेल इट टू द पब्लिक। नो, दिस इज नॉट डन। तो आंसर नंबर इज सी, कि वो एक बैंक की तरह होती है जो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अ प्रोडक्ट विल बी परचेज्ड ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू बी गिवन द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द मनी। बात तो सही है। ओके, नेम द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिफ्लेक्टेड इन दिस स्टेटमेंट।
देखो उसने कहा कि जो भी प्रोडक्ट है वो सिर्फ तभी परचेज किया जाता है कि अगर वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट प्रोवाइड करता है ना, फॉर द मनी। तो कस्टमर वैल्यू, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग नहीं, ये रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करता। एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं, नीड एंड वांट्स नहीं, आंसर इज कस्टमर वैल्यू, कि अगर हम कस्टमर को वैल्यू देते हैं तभी वो हमसे परचेज करेगा, वरना वो हमसे परचेज नहीं करेगा। मीन्स जितना अमाउंट मैं उसे ले रही हूँ, मैं उसको उतने अमाउंट की वैल्यू प्रोवाइड करूँ। ठीक है। फिर है मिस्टर गन अमरोहा, द जनरल मैनेजर है बेलवर्थ टेक्सटाइल्स के। स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। However, it is still difficult for him to accurately assess the future trends, identify the limitation of planning related to the above. तो उसने कहा कि कोई मिस्टर गन अमरोहा है जो जनरल मैनेजर है किसी बेलवर टेक्सटाइल में, उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया और ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए कहा जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, बट उनके लिए डिफिकल्ट था कि वो एक्यूरेटली एक्सेस कर पाए फ्यूचर ट्रेंड्स को। स्टिल, ठीक है, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग रिलेटेड टू द एबव। प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी नहीं, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायमेट्रिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बात तो सही है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी नहीं, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। हमारी जो प्लानिंग है ना वो हम आज के हिसाब से करते हैं, बट जो इन्वायरमेंट है ना वो डायनामिक है, बहुत रैपिडली चेंज होता है। तो आज हमने जिस हिसाब से प्लानिंग करी, हो सकता है कि वो रीजन्स कल रहे ही ना, तो उस टाइम पर जो प्लानिंग है हो सकता है कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेम द स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस विच enables द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट टू देयर एम्प्लॉयज। ओके, करियर एडवांसमेंट के एम्प्लॉयज को देना opportunities by facilitating learning, thereby helping the organization to not only attract but also retain its talented people in the placement orientation। वो तो होती है हर किसी की, होती है। रिक्रूटमेंट तो हो चुकी है उन लोगों की, नहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल से हर कोई खुश नहीं होता। स्किल्स नहीं बढ़ेंगी ना, स्किल्स बढ़ानी है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि करियर एडवांसमेंट आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। आगे बढ़ जाते हैं। Game of Clones, a reputed amusement company, had decided to run an advertising campaign for which it is hiring married celebrities. The campaign involves an expenditure of rupees 150 crore. Identify the financial decision involved in the above case. तो ओके, एक गेम ऑफ क्लोन्स है, एक रेप्यूटेड अम्यूजमेंट कंपनी है जिसने सोचा कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपेन शुरू करता हूँ। इसके लिए उसने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को हायर किया है। देखो कैंपेन एक दिन का नहीं होता, बार बार हो रहा होता है, रिकरिंग नेचर का है। ठीक है, तो टोटल उसने एस्टिमेट किया कि एक्सपेंडिचर 150 करोड़ का आएगा। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसमें कौन सा क्या इन्वॉल्व है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है, फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं है, डिविडेंड हम दे नहीं रहे हैं, यहाँ पे है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। देखो लॉन्ग टर्म नहीं है क्योंकि फिक्स कैपिटल, फिक्स असेट से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है, फंड वगैरह से बात नहीं कर रहा है वो, डिविडेंड हमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात भी नहीं कर रही है। ये क्या है? रिकरिंग नेचर का है। हमने प्रमोशन कराया, मार्केट एक्सपेंसेस करे, हायरिंग करी सेलिब्रिटीज को, मीन फॉर शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थ निवेश लिमिटेड हैज अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। द फाइनेंस मैनेजर इन्फॉर्म्स द चीफ फाइनेंस ऑफिसर दैट इन केस the company decide to take a loan for its future financial need, its fixed financial cost will also increase, leading to an overall increase in cost. Identify the factor affecting choice of capital structure discussed above। उसने क्या कहा? अर्थ निवेश ने लिमिटेड है कंपनी जिसके पहले से ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, तो फाइनेंस मैनेजर ने इन्फॉर्म किया है चीफ फाइनेंस ऑफिसर को कि अगर कंपनी लोन लेती है फ्यूचर नीड्स के लिए, फ्यूचर फाइनेंशियल नीड के लिए, तो इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है फिक्स्ड वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इससे कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर पे अफेक्ट आएगा? फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस, आइडेंटिफाई कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर को। ठीक है, कि कौन सा फैक्टर इंक्रीज हो गया, रिस्क बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो कॉस्ट तो वही है ना कि हमारे पास तो पहले से फिक्स कॉस्ट अराइज हो रही है, फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं, कंट्रोल नहीं, रिस्क बढ़ गया कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, कि हम उसको पे करने के लिए भी हमारे पास कैपेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एलए फार्मा लिमिटेड मिस्टर आशीष मंजरेकर वांट्स टू रेज फंड थ्रू डेप्ट और इक्विटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2 करोड़। फॉर दिस पर्पज ही अप्रोच अ वेल regulated financial market that facilitate the mobilization of long term capital for companies. Identify the market where आशीष मंजरेकर कैन रेज द फंड। ओके, बताओ कोई बताएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे।
इसका आंसर क्या हो सकता है कि वो कह रहा है कि मुझे रेज करनी है फंड, डेब्ट और इक्विटी के। मनी मार्केट नहीं होता सेकेंडरी मार्केट में, आप फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते। वो फर्स्ट टाइम बात करना चाहता है कि रेज करना चाहता है। होलसेल डेब्ट मार्केट नहीं, इसका आंसर होगा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में ही डेब्ट और इक्विटी फर्स्ट टाइम पर क्या होते हैं, सेल होते हैं, परचेज होते हैं। ठीक है, देखो तो वो कहते हैं रेजिंग फंड थ्रू डेब्ट और इक्विटी का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात होती है, वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट से बात होती है। ये सारे फीचर्स क्या शो करते हैं, कैपिटल मार्केट को जो डील करता है लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ में, और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट दोनों होती है, शेयर एंड डिबेंचर्स की। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के साथ डिपेंड डील अप करती है। सेकेंडरी मार्केट ट्रेड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, डज नॉट रेज फ्रेश कैपिटल। होलसेल डेब्ट मार्केट सेगमेंट है विद इन कैपिटल मार्केट का ही, नॉट द ब्रॉड करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे है companies are required to ensure that dividend does not violate the terms of loan agreement, identify the relevant factor affecting dividend decision being discussed above। उसने क्या कहा कि कंपनीज को रिक्वायर्ड है कि वो ये इंश्योर करे कि जो उसको डिविडेंड पे कर रही है वो वायलेट ना करे टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट को। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग है यहाँ पे, रिलीवेंट फैक्टर अफेक्टिंग है जो अफेक्ट कर रहा है किसको, डिविडेंड डिसीजंस को। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। ठीक है, बात किसकी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, देखो कम रेस की तो कोई बात ही नहीं हुई, लीगल कॉन्स्टेंट की भी कोई बात नहीं, उसने कहा कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट थे लोन के। ठीक है, रेफर्स टू लॉ लाइक कंपनीज एक्ट, नॉट लॉन्ग टर्म्स नहीं बताता लीगल कॉन्स्टेंट। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स प्राइस। ठीक है, फिर है 19th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमाइज करना है वेल्थ ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी डायरेक्टर्स तो भाई कभी होते नहीं है, हमेशा वेल्थ होती है शेयर होल्डर्स की, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। जो फाइनेंसिंग डिसीजन है कंपनी का वो अनअफेक्टेड होता है रिटेन अर्निंग से, नहीं भाई होता है रिटेन अर्निंग, अगर मैं कर लूंगी तो फाइनेंशियल डिसीजन पे अफेक्ट पड़ेगा, मेरे पास पैसा ज़्यादा रहेगा, मुझे उसके हिसाब से देखना पड़ेगा हर चीज़ अपने डिसीजन, तो ये तो गलत है। तो इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट चूज अ करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। दोनों ही गलत है, तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ से पढ़ सकते हो, अगर आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना है बहुत डिटेल में जाके तो आप यहाँ से इजिली पढ़ सकते हो, मैंने डाला हुआ है हर क्वेश्चन के बाद। ठीक है, फिर चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट्स द बेनिफिट यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर, नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। हेल्प्स इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, डेवलप अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, नहीं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है जब भी हम एक्सटर्नल सोर्सेज से किसी को लेकर के आते हैं, अगर उनकी सोर्स से आता है तो ठीक है, वो जानते हैं उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आती है, बट जब हम अपने खुद के सोर्सेज से किसी भी स्टाफ को लेकर आते हैं तो हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है जो पहले से काम करता है हमारा स्टाफ, उसके बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है। ठीक है, तो इसका सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत कर दिया करो, कमेंट करना, मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को कमेंट करके बताना उसका आंसर सभी। तो थैंक यू गाइज, और ऐसी वीडियो अभी आती रहेंगी आपके लिए, तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। सो थैंक यू।